गरीब माँ बेटियों की फुटपाथ पर दिवाली। आओ मीलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ मीलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, 10 पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। रेवा खेलते खेलते पीछे हो जाती है और उसका पैर डब्बे में रखे दाल पर लग जाता है और जमीन पर सारी दाल बिखर जाती है। ये देख कुसुम कहती है, रे वाह, ये क्या किया तुमने? वैसे ही खाने के लिए तरसना पड़ रहा है और तुम बिखेर दो। सॉरी माँ, गलती से हो गया, पर दीपाई खेलते खेलते आगे आ गई कि मुझे पीछे होना पड़ा। अच्छा, तुम मेरे पर इल्जाम मत डाल, तू ही पीछे हुई है। बस करो तुम दोनों, ये कौन करवाएगा? कभी पढ़ भी लिया करो, बस खेलती रहती हो। माँ, मैं करवा देती हूँ। कुसुम की बड़ी बेटी गिरी हुई दाल को समेटती है कि दरवाजे पर मुंशी लाल आ जाता है। ओ कुसुम, मेरे पैसे देने का कुछ इरादा है कि नहीं? तेरे पति ने मुझसे काम के 15,000 लिए थे। आज तो मैं अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। अभी मुझे कोई काम नहीं मिला है, मेरा पिछला काम छूट गया है। मुझे जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मैं आपके थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगी। आप तो जानते हैं मेरे पति को गुजरे हुए 2 महीने हुए हैं, थोड़ी रहम कीजिए। नहीं नहीं, अब मैं और मोहलत नहीं दूंगा। 2 महीने बहुत थे और मुझे भी तो काम है अपने पैसों का। तेरे जैसे गरीबों के चक्कर में कब तक रहूंगा? अगर मेरे पैसे नहीं दे सकती तो अपनी झोपड़ी से निकल जा अपनी बेटियों के साथ, क्योंकि अब से इस पर मैंने कब्जा कर लिया है। अंकल जी, प्लीज थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, अब यहां से तुरंत निकल जाओ। अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहां से। ये सुनकर मजबूरन कुसुम को अपनी बेटियों के साथ उस घर को खाली करना पड़ता है। वो अपना कुछ सामान लेकर भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। माँ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, खाना भी नहीं खाया था, उन्होंने घर से निकाल दिया। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, बाबा के जाने के बाद कितना सफ़र करना पड़ रहा है हमें। दीदी, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं। मैं कब तक भटकती रहूंगी? भगवान जी, अब राजन जी मेरे साथ थे तब हमारा परिवार कितना खुश था, पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ, ऐसे रोइए नहीं, आप ही तो हमारी हिम्मत हो। आप ही कमजोर पड़ जाओगी तो हमारा ख्याल कैसे रखोगी? माँ, सामने फुटपाथ पर झोपड़ी बना लेते हैं, वो ठीक रहेगा। वहां पर पहले कोई रह रहा था, देखिए खाली तंबू पड़ा है, टेंट लगा हुआ है, वहां चलते हैं। हाँ बेटा, कुछ तो सर ढकेगा। माँ, भूख लगी है, कुछ खिला भी दो, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। चिंता मत कर रेवा बिटिया, पहले उस तंबू में चल, फिर मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें से खाने का जुगाड़ करती हूँ और मैं चूल्हा बना लेती हूँ। मैं भी सफाई कर देती हूँ उस जगह की। फिर कुसुम आसपास की दुकान से बचे हुए पैसों से दाल चावल ले आती है। इतने में तीनों बेटी मिलकर उस तंबू की सफाई कर देती हैं और चादर बिछाकर बैठ जाती हैं। वहीं शायना एक गत्ता रखकर चूल्हा बना लेती है। ये ठीक रहेगा, इसको लगाने से हवा नहीं आएगी और खाना भी पक जाएगा। बस लकड़ी का इंतजाम कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटी, मैं लेती हुई आई हूँ। फिर कुसुम जैसे तैसे अपनी तीनों बेटियों को खाना बनाकर खिला देती है। माँ, अभी तो हमने खा लिया, पर क्या हमें ऐसे ही फुटपाथ पर रहना पड़ेगा इस तंबू में? यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ी बस ट्रक आते हैं, डर लग रहा है माँ, हम यहाँ कैसे सोएंगे? बेटा शुक्र करो, भगवान जी ने हमें कम से कम इतना दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। थोड़े दिन तुम भी बर्दाश्त कर लो। मुझे तो ये नहीं पता मैं तुम्हें अगले पल का खाना कैसे खिलाऊंगी, इसलिए मैं काम ढूंढ कर आती हूँ। तुम सब यहीं रहना, कहीं जाना मत। माँ, मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगी, इसलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटा, तू बड़ी है, इसलिए तुझे अपनी दोनों छोटी बहन का ख्याल रखना है। ये दोनों अकेली थोड़ी ही रह पाएंगी, मेरी चिंता मत कर। ठीक है माँ। फिर कुसुम काम के लिए बहुत भटकती है और आखिरकार सुलोचना के घर पर उसे काम मिल जाता है। देखो, सुबह से शाम तक साफ काम चाहिए मुझे और टाइम पर आना, सफाई करना शुरू कर दो क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। जी मालकिन, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, जाओ पहले अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाओ मुझे और मेरी बेटी के लिए राजमा चावल बना दो। माँ, आज राजमा चावल नहीं, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। ठीक है मालकिन, मैं वही बना दूंगी। ये कहते ही वो उसकी बेटी के लिए चाय और छोले भटूरे बनाकर दे देती है।
अरे वाह, ये छोले भटूरे तो बहुत टेस्टी हैं। चलो अच्छी बात है। कुसुम, मेरी बेटी को तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। शुक्रिया मालकिन। फिर कुसुम उसके घर का सारा काम करके शाम को घर लौट जाती है। पास की दुकान पर वह उधार पर राशन लेकर अपनी बेटियों के साथ तंबू में गुजारा करती है। कुसुम अपनी मालकिन के घर को अच्छे से साफ सफाई कर रही थी। दिवाली आने का समय हो गया था, इसलिए एक शाम प्रीति छत पर माचिस से पटाखा जलाने वाली थी। तभी कुसुम देख लेती है। अरे बेटा, आप बहुत छोटी हो, माचिस खेलने की चीज नहीं होती है, आप जल भी सकती थी। हमेशा पटाखे बड़ों के साथ जलाने चाहिए। आप क्यों आई बीच में? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरा घर है ये आंटी बहुत टोकती है, बार बार इनको यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। माँ के पैसों को उनके पास छुपा दूंगी, तब पता चलेगा। ये कहकर प्रीति बिल्कुल ऐसा ही करती है। शाम को सुलोचना जब अपनी अलमारी से पैसे ढूंढती है तो वो उसे पैसे नहीं मिलते हैं और प्रीति कुसुम पर झूठा इल्जाम लगा देती है। जांच करने पर जब सुलोचना को रसोई में पैसे मिलते हैं तो वो कुसुम को खरी खोटी सुनाकर काम से निकाल देती है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे काम से मत निकालिए। मैं अपनी तीनों बेटी के साथ दिवाली कैसे मनाऊंगी? चली जा यहाँ से, चोरों को मैं अपने घर में काम पर नहीं रख सकती। अब आया मजा, बड़ा आई थी मुझे कुछ भी कहने वाली। बेचारी कुसुम बहुत गिड़गिड़ाती है पर सुलोचना उसकी एक नहीं सुनती। वह उदास मन से घर आ जाती है। माँ, कल तो दिवाली है, हाँ जब आप मालकिन से पैसे लाई होंगी, हमें बम पटाखे और नए कपड़े दिला दीजिए ना। और माँ, रंग भी दिला दीजिए, मैं यहाँ पर रंगोली बनाऊंगी, हमारे लिए तो यही घर है। क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? बेटा, अपनी दिवाली की आस को मार दो। मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए बल्कि काम से बेदखल कर दिया। अब हम कल दिवाली नहीं बना पाएंगे। अब क्या होगा? पर मैं एक बार कल मालकिन से प्यार से बात करूंगी। दिवाली की सुबह कुसुम सुलोचना से बकाया पैसा मांगती है। सुलोचना पैसे लेने गई थी, इतने में कुसुम देखती है कि प्रीति फिर से बम पटाखे खुद जलाती है, जिससे उसकी फ्रॉक में आग लग जाती है। कुसुम तुरंत उसकी बेटी पर पानी डालकर उसे बचाती है। प्रीति बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? हाय मेरी बच्ची प्रीति, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? शुक्रिया कुसुम, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना आज क्या हो जाता। मैं ठीक हूँ माँ, आप मेरी फिक्र मत करिए। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया। माँ, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने ही जानबूझकर पैसे रख दिए थे। गलत बात बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सुलोचना, ये लो तुम्हारी बकाया पगार। प्रीति के लिए मुझे माफ करना। कोई बात नहीं मालकिन। कुसुम अपने पैसे लेकर बाजार से कुछ पटाखे, पूजा करने की सामग्री, मिठाई, लड़ी लेकर घर चली जाती है, जिससे उसकी बेटियां खुश हो जाती हैं और अपने तंबू वाले घर को लड़ी से सजा देती हैं। फुटपाथ पर रंगोली बनाती हैं, आसपास दिए लगा देती हैं। शाम को वो लक्ष्मी माता की पूजा करने ही वाली थी कि सुलोचना हाथों में तोहफे लिए आती है। अरे मालकिन, आप यहाँ? हाँ, तुम्हें काम से निकाल कर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वापस बुलाने आई हूँ। अब से तुम यही काम करोगी और फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे आउट हाउस में रहोगी अब तुम। और हाँ, मेरे घर पर दिवाली पार्टी हो रही है, अपनी बेटियों को लेकर आ जाओ। मालकिन, पार्टी में आने के लिए मेरी बेटियों पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, और इतना सब आप क्यों कर रही हैं? अच्छा, इसीलिए मैं दिवाली के तोहफे में नए कपड़े और मिठाइयां भी लाई हूँ। ये लो, और चलो, अपनी बड़ी बहन मानकर ही मेरी बात मान लो। ठीक है मालकिन। ये अब तो हम पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, बल्ले बल्ले। हाँ। फिर कुसुम सुलोचना की बात सुनकर अपनी बेटी को उसके घर तक ले आती है। अब वह फुटपाथ छोड़कर आउट हाउस में रहती है और अपनी मालकिन के साथ कुसुम और उसके बच्चे नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, गरीब इंसान की अच्छाई भी उनकी तकदीर बदल देती है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी मुश्किल पड़ाव पर हार ना माने। जिंदगी के आखिरी सांस गिनते हुए सीता कहती है, कविता बहू, आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। वादा कर, मेरे जाने के बाद तू मेरी तीनों बेटियों को कभी भी ये एहसास नहीं होने देगी कि ये तीनों अनाथ हैं या फिर इस दुनिया में इनकी माँ नहीं रही। आज से तू ही मेरी बच्चियों की माँ है बहू।
कविता आंसू भरी आंखों से अपनी मरती हुई सास को वादा देती है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ अपनी तीनों ननंद का ख्याल अच्छे से रखूंगी। इसी के साथ सीता दुनिया से चली जाती है। कविता अपनी तीनों ननंद नीलम, दिव्या और सुमन का ख्याल माँ की तरह रखने लगती है। कविता भाभी, मेरी 2 चोटी बना दो। ये लो, बन गई मेरी प्यारी सी ननंद की तो खजूरी चोटी। भाभी, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, टीचर जी ने कहा है नई कॉपी लगाने को। ठीक है सुमन, मैं शाम को तुम्हें कॉपी दिला दूंगी। शाम को कविता का पति मोहन घर आता है। अजी आ गए आप? सुनिए, थोड़े पैसे दे दीजिए, सुमन की स्कूल की कॉपी खत्म हो गई है, राशन भी खत्म हो गया है। गरीब मोहन हिचकिचाता हुआ कहता है। ये लो कविता, बड़ी मुश्किल से 50 रुपए की कमाई हुई है। मोहन जी, इतनी महंगाई के जमाने में 50 रुपए में घर का खर्चा नहीं चलेगा। मैं सोच रही हूँ घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दूं। जो ही 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्चा चल पाएगा। फिर कल तो तीनों नंदों की शादी भी तो करनी है हमें। ठीक है कविता। तीनों ननंद को अच्छा भविष्य देने के लिए कविता घर में दर्जी का काम शुरू कर देती है। समय के साथ अब 10 साल हो जाते हैं और नीलम, दिव्या, सुमन बड़ी हो जाती हैं। तभी अमीर शनाया महंगी सी साड़ी पहने कविता के घर आती है। कैसी हो कविता? जी ठीक हूँ शनाया जी, आप बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसी के लिए लहंगा सिलवाना है, और तुमसे अच्छा दर्जी तो कोई और हो ही नहीं सकता। अरे वाह शनाया जी, ये लहंगे का कपड़ा तो बड़ा ही प्यारा है। किस दुकान से खरीदा? मैं भी अपनी तीनों ननंद की शादी का जोड़ा वहीं से खरीदूंगी। तभी शनाया इतराती हुई बड़े ही घमंड से कहती है। कविता, जहां से मैंने ये लहंगा खरीदा है उस जगह से लहंगा खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं। वहां पर लहंगे लाखों में बिकते हैं और तुम ठहरी एक मामूली सी गरीब दर्जी। तुम तो खुद अपने तन पर एक ढंग की साड़ी नहीं खरीद पाती, तो अपनी तीनों ननंद के लिए इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीदोगी? ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है। शनाया जी, मुझ गरीब दर्जी भाभी को चाहे चित्रों में भी जीना पड़े ना, तो भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है। मगर आज इस गरीब दर्जी भाभी का आपसे वादा है कि मेरी तीनों ननंद की विदाई लहंगे में ही होगी। इसके बाद शनाया वहां से चली जाती है और गरीब दर्जी कविता हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी उसकी तीनों ननंद नीलम, दिव्या और सुमन कॉलेज से घर आ जाती हैं। ये क्या भाभी, आप सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही हैं, चलिए खाना खा लीजिए। बस नीलम, ये थोड़ा सा ब्लाउज की तुरपाई का काम बाकी बच गया है, इसे निपटा लूं फिर खा लूंगी। अरे हमारी प्यारी दर्जी भाभी, थोड़ी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी प्यारी ननंद, आजकल ज्यादातर लोग रेडीमेड कपड़े ही खरीद कर पहनने लगे हैं, इसीलिए सिलाई का काम बहुत कम हो गया है। अब जो करवा चौथ में थोड़ी बहुत कपड़े सिलने को आए हैं, यही तो वक्त है तुम्हारी दर्जी भाभी की 2 पैसे कमाने का। फिर चारों ननंद भाभी एक साथ खाने लगती हैं। इतने में मोहन थोड़ी सी जलेबी लेकर आता है। कविता, दिव्या, सुमन, नीलम, ये लो मिठाई, मिठाई खाओ। अरे मोहन भैया, आज ये जलेबी किस खुशी में? क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे मेरी दर्जी बीवी, कल तुम्हारी नंद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वे लोग बड़े ही पैसे वाले और ऊंचे खानदान से हैं। अगर रिश्ता लग गया तो मेरी इन तीनों बहन के भाग्य बदल जाएंगे। अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अच्छे से तैयार करूंगी। फिर देखना, एक ही पल में लड़के वाले इस गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननंद को झट से पसंद कर लेंगे। अगले दिन रोमा अपने तीनों बेटों यश, प्रतीक और वीर के साथ उनके घर आती है। दिव्या, नीलम और सुमन रोमा को चाय नाश्ता परोसती हैं और पांव छूकर प्रणाम करती हैं। कुछ देर बाद, कविता, मुझे तुम्हारी तीनों ननंद पसंद है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। कमी है तो बस मेरे घर को संभालने वाले की, जो मेरे घर को खुशियों से भर दे और मेरे बेटों को खुश रखे। मैं तुम्हारे घर के गरीबी भरे हालातों को भी समझती हूँ, इसीलिए मुझे दहेज का 1 रुपया नहीं चाहिए। बस तुम अपनी तीनों ननंद को शादी में एक जोड़े में विदा कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी, आप चिंता मत कीजिए, ये शादी अच्छे से होगी। बेचारी गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों ननंद की शादी के लिए दिन रात कपड़े सी सी कर पैसे जोड़ने लगती है। कविता, मैं अपनी तीनों बहनों के लिए एक अच्छा भाई भी नहीं बन सका। पता नहीं मैं अपनी बहनों के हाथ पीले कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। सालों से जूते चप्पल जोड़ जोड़ कर मैं गरीब मामूली मोची बहनों की शादी के लिए आज तक 1 रुपया भी न जोड़ सका। अजी आप चिंता मत कीजिए, दर्जी के काम से मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़ लिए हैं और बाकी के मेरे गहने बेच कर ले आइए।
ये तुम कैसी बात कर रही हो कविता? तुम्हारे गहने बेचकर मैं अपनी बहनों की शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो जी, इस वक्त मेरे तन पर गहनों से ज्यादा मुझ गरीब दर्जी भाभी के लिए अपनी तीनों ननद को खुशी से ससुराल भेजना है। ये लो, ये सारे बेच दो। अपने तन के सारे गहने बेचकर कविता मिले हुए पैसे अपनी तीनों ननद की शादी में लगाती है और साथ ही उनके लिए खूबसूरत लहंगा भी खरीद कर लाती है। नीलम, दिव्या, रोमा, ये देखो, मैं तुम तीनों की शादी के लिए लहंगे ले आई हूँ। अरे वाह कविता भाभी, ये लहंगे तो बहुत खूबसूरत हैं। मैं जानती थी मेरी प्यारी ननन तुम तीनों को मेरा खरीदा हुआ लहंगा बहुत पसंद आएगा। मगर भाभी, ये लहंगे तो बड़े महंगे लगते हैं। अरे भाभी, आपके झुमके कहाँ हैं? और आपके पाँव भी एकदम खाली हैं, पायल भी नहीं है। अगर मैंने सच बता दिया कि मैंने अपने गहने बेच दिए तो तीनों का दिल दुख जाएगा। वो सुमन, मैंने सारे गहने सुनार को पॉलिश के लिए दिए हैं। अब चलो सो जाओ, कल शादी है। भाभी, वो अपने कॉलेज की सारी रेडी कॉपी हमने वहीं कोने में रख दी है, उन्हें बेच देना। कविता तीनों लहंगे को कोने में रख देती है। तभी आधी रात को चूहों की आवाज से कविता की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि तीनों लहंगे जगह जगह से कटे हुए हैं। हे भगवान, ये तीनों लहंगों को चूहों ने बुरी तरह से काट दिया है। मैंने पाई पाई जोड़कर ये शादी का जोड़ा खरीदा था और कल मेरी तीनों ननद की शादी है। अब दोबारा से मैं इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? तभी वही चूहे फिर से कोने में रखी रफ रद्दी भरी कॉपी पर से भागते दिखते हैं। क्यों ना मैं इस कागज से अपनी तीनों ननद के लहंगों को ठीक कर लूं। हाँ, कविता उन रद्दी रजिस्टर से कागज फाड़ फाड़ कर निकालती है और जहां जहां चूहे लहंगे के हिस्से को काट चुके होते हैं वहां पर गरीब दर्जी भाभी बड़ी सफाई के साथ कागज की मदद से उसे ठीक करने लगती है। तभी सिलाई मशीन की सुई टूटकर कविता के हाथों में चुभ जाती है। माँ, मेरा हाथ। चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब दर्जी भाभी के घर से कल उसके तीनों ननद की विदाई जरूर होगी। अपने दर्द को भूलकर वो गरीब दर्जी भाभी अपने आंसू पहुंचकर पूरी रात लगाकर कागज के लहंगे को सिलकर सुबह अपने तीनों ननद को सारी बात बताकर उन्हें वो लहंगे देती है। पता नहीं तुम्हें ये कागज के लहंगे पसंद भी आएंगे कि नहीं, मगर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। भाभी, हमारे लिए ये कागज के लहंगे उस महंगे लहंगे से भी ज्यादा कीमती हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी दर्जी भाभी ने इन्हें अपने हाथों से घाव खाकर भी सिला है। हाँ भाभी, वाकई ये कागज का लहंगा उस ब्राइडल लहंगे से भी बहुत ही बढ़िया है। ये सुनकर कविता खुश हो जाती है और फिर अपनी गरीब दर्जी भाभी के बनाए कागज के लहंगे को खुश होकर पहन लेती हैं। जिसके बाद कविता उन तीनों को तैयार करके मंडप में ले आती है, जहां बड़ी धूमधाम से उनकी शादी होती है। शादी में आए लोग कविता के बनाए कागज के उन अनोखे लहंगे को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद कविता को कागज के डिजाइनिंग लहंगे बनाने के ऑर्डर भी आने लगते हैं और उसके गरीबी भरे हालात भी ठीक हो जाते हैं।